पायलट हूँ, कोई सांसद ना हो, इसको थोड़ा परिभाषित कर दे कि मैं अकेला दुनिया में एक ऐसा कप्तान हूँ जो एक बड़े विमान कंपनी के साथ दुनिया के सबसे बड़ी विमान कंपनी में कप्तान हूँ, और मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वाणिज्यिक विमान अवैतनिक उड़ाता हूँ। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई मैं विश्लेषक नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। आपने जो सवाल पूछा है उस पर मैं प्रयास करूँगा, लेकिन इसको टिप्पणी मानी जाए, ना ही इसको कहीं कोट करना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी समझने का विषय है और बाकी लोगों के भी समझने का है। जिस हादसे के बारे में कह रहे हैं ये अपने आप में बहुत दुखद है, और विमान आता है तो वो गिर नहीं सकता है ऐसा माना जाता है, और अगर गिरता भी है तो उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे प्रमुख कारण मौसम भी माना जाता है कि मौसम की खराबी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हो जाता है। दूसरा है सैबोटैज, यानी कि कोई आतंकी ने बम लगा दिया या कुछ इस प्रकार की घटना हुई, हाईजैक हुआ उसके बाद से। तीसरा हो सकता है कि आप मोटे तौर से मान के चले कि किसी पायलट से कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके कारण ये नुकसान हो जाए, जो भी औसतन नहीं होता है, परंतु। और चौथा है कि आप विमान यांत्रिक रूप से फेल कर जाए, या तो उसका इंजन फेल कर जाए, या उसके कंट्रोल्स फेल कर जाए, या उसका कंप्यूटर फेल कर जाए। परंतु इन सभी और पांचवा जो है कि आप आसमान में उड़ रहे हों और कोई ड्रोन आके आपसे टकरा जाए या कोई दूसरा विमान टकरा जाए, किसी की भी गलती हो, पायलट की गलती हो, विमान की कमी हो, एटीसी का, ये 4-5 तरीके हैं जिससे दुर्घटना हो सकता है। और इन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हर संभव दुनिया भर का प्रयास है, क्योंकि विमान एक देश में नहीं उड़ता है, विमान एक देश से दूसरे देश में जाता है, और इसलिए इसकी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो अमेरिका का FAA हो, EASA हो, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे जो मानक प्राप्त हैं, और दुनिया भर में चाहे कई सारे कन्वेंशंस हैं जिसके आधार पर दुनिया में विमानन सेवाएं ली जाती हैं। बोइंग 787 जो विमान था अहमदाबाद में गिरा, लंदन जा रहा था, औसत यात्रा आज की परिस्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस से बाहर जाना होगा, तो लगभग 9 से 10 घंटे का है। यानी कि इस विमान में पर्याप्त ईंधन भी था 9-10 घंटे के लिए। और जब विमान विदेश जाता है तो कार्गो भी लेता है, पैसेंजर्स भी होते हैं, और ये विमान सचमुच में अपने आप में एक आधुनिक विमान है, और विमान के इंजन में ताकत भी बहुत है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विमान में जो 2 इंजन आप देखते हैं, विमान का एक इंजन पर्याप्त है किसी भी यात्रा को शुरू करने के लिए और किसी भी यात्रा को समाप्त करने के लिए। यहाँ तक कि प्रशांत सागर में भी एक इंजन से पूरा विमान एक कोने से दूसरे कोने जा सकता है। तो दूसरा इंजन साथ ही चलता है, लेकिन वो एक बोनस है। तो ये मानना कि इस विमान में भी 2 इंजन था। और पहला जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, देखिए कई सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी संभावनाएं में से कुछ संभावना सत्य भी हो सकता है और बिल्कुल असत्य हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं उसके परे भी हो सकता है। और ये जब तक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये बता देना कि ये तथ्य इसके कारण हुआ, ये अनुचित भी है। और क्योंकि आप लोग दबाव डालते हैं इस पर विश्लेषण करने का, तो इस राइडर के साथ मैं कहना चाहूँगा जी, इस राइडर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बात को संदर्भ में लिया जाए, ना कि उसको एकदम कारण के रूप में लिया जाए। विश्लेषक के तौर पर नहीं, एक्चुअली आप एक पायलट हैं, आपका लंबा अनुभव पायलट के तौर पर रहा है। सवाल इसलिए भी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों 15 दिन में एक विमान हादसे में पायलट का निधन हुआ, उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट का निधन हुआ, तो रूडी जी ऐसा कभी हुआ है कि आप अभी पटना जा रहे हैं, फ्लाइट से ही जाएंगे, पायलट के तौर पे जाएंगे, तो सीरियस मैटर है, लेकिन कभी आपकी पत्नी या बिटिया ने कहा हो कि पापा बड़ा गंभीर मसला हो गया है, या आप पहुँचे हो तो फ़ोन किया ठीक है, ऐसा कभी होता है रूडी जी आपके साथ?
देखिए, ये तो भ्रम में अगर हम लोग प्रवेश करके तो यहाँ से आप में बैटरी है, उस बैटरी में विस्फोट हो जाए, सुना है कि बैटरी का भी विस्फोट होता है और इंसान की जान चली जाती है, तो फिर इंसान के मौत के कारण का अगर पता ही होता तो फिर विषय ही कुछ और था, इसलिए मैं अनुमान पर नहीं जाऊंगा। इस समय भी 787 ड्रीमलाइनर विमान दुनिया भर में हजारों ड्रीमलाइनर्स आसमान में है। इस समय एक घटना हुई है, जांच का विषय है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना के कारण क्या थे, या वो तकनीकी था या गैर तकनीकी था, ये तो तथ्य तब प्रकाश में आएंगे जब जांच किया जाए। और मैं समझता हूं कि कई सारे कारण आए हैं इसमें। एक तो फ्लैप रिट्रैक्शन के बारे में आया है, जो तकनीकी रूप से मैं ज़्यादा समझ नहीं लेना चाहता हूं। दूसरा इंजन फेलियर आया है। तीसरा आप फेडेक फॉल्ट के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सब होता नहीं है। और विमान में जितनी भी संभावित रूप से खतरे की संभावना होती है, उसके लिए सॉल्यूशंस भी साथ साथ विमान में होते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रोड के किनारे खड़ा कर देंगे और हम मैकेनिक को बुला के रिपेयर कराएंगे। तो विमान के अंदर कप्तान ही मैकेनिक है जी। और वो मैकेनिक ऐसा नहीं है कि कुछ सामान लेके बाजार लेके चलता है। कंप्यूटर के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से वो कमियां आती हैं, उन कमियों के साथ रिडंडेंसी जहाज के भीतर ही बना रहता है। ये बात बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ भी विमान के भीतर और बाहर हो रहा होता है वो सब केंद्रित है कप्तान के नियंत्रण में, और वो सब संवाद कप्तान को मिलता रहता है। एक और विषय मैंने कहा था मौसम के बारे में, तो मौसम भी बाहर दिखता है, आंख से दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है, यंत्रों से दिखता है। तो हर की रिडंडेंसी है। अगर इंजन फेल करता है तो उसका भी एक प्रावधान है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फेलियर होता है तो रैट डिप्लॉय कर जाता है, हाइड्रोलिक फेलियर होता है तो उसका भी, हर चीज का एक रास्ता है। आग लगा हो विमान में तो उसका भी एक रास्ता है। तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ भी संभावित रूप से विमानों में संकट उत्पन्न हो सकता है, उसका कुछ न कुछ, एक नहीं कई सारी चीजें बनी होती, लेकिन एक्सीडेंट है। लेकिन ये चीज जो घटना हुई है उन सब चीजों को पार करते हुई हुई है, ये सोचने का विषय है। एक सवाल है कि क्या आप, चूंकि लगातार आप फ्लाइट करते हैं, अभी मैं पायलट के, जी अभी आप मैं पटना निकल जा रहा रहे हूँ हैं। पटना, अभी जी, 5:50 की फ्लाइट से मैं उसमें हूँ। कभी ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा नहीं, लगा हो कि बहुत डिफिकल देखिए सिचुएशन आ गया हो जिसको आपने हैंडल किया हो बहुत शार्पली? नहीं, मैं उस प्रकार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और मैं बहुत बड़ा कप्तान हूं और ये दुर्घटना कहीं भी हो सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा इंडिगो की फ्लाइट, हमने देखा कि किस तरीके से टूटा हुआ मिला, लेकिन पायलट लेके पहुंच गए उसको उसकी सेफली। परिस्थितियां कभी आप लोगों ने उस पर किया नहीं। अगर बैठे होते तो मैं समझाता कि क्यों हुआ। और वो कमाल का पायलट है जिसने उस परिस्थिति में भी विमान को वापस उतार लिया। और वो मेडे में नहीं गया था, विमान का कप्तान पैन में गया। 2 कॉल होता है, एक पैन होता है यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सुरक्षित हैं, कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप सब एयरपोर्ट पर और बाकी वायुमंडल में तैयार है। यहाँ कप्तान ने मेडे ये और दोनों एक में ही क्या अंतर है, रोड़ी जी समझाएंगे? मेडे है जब मैं, अब मेरा अंतिम है, ये मेरा अंतिम कॉल है, जहाँ विमान मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये अंतिम प्रयास है और इसके बाद मेरे सामने मौत है और पैसेंजर्स हैं। मतलब वो अंतिम SOS है, मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और अगर जिस दिन कप्तान जैसे ही किसी भी एयर स्पेस में मेडे कहेगा तो सभी विमान उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, सब लोग उसके लिए जगह छोड़ेंगे, एयर ट्रैफिक उस विमान के लिए रोका जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा और उससे सबसे प्राथमिकता दी जाएगी ये वापस आ रहा है। इसका मतलब इसके पास अब ये अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। ये मेडे है। पैन है कि मेरे में खतरा उत्पन्न हो गया, इंजन बंद हो गया है, ये संकट हो गया है, मेरे पास अभी भी व्यवस्था है, मैं वापस उतर जाऊंगा। उतरने में संभावित रूप से कुछ घटना हो सकती है, बीच में हो सकती है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। सॉरी। पैन मेडे को भी कई बार लोग मेडे कॉल करते हैं और जब स्थिति नियंत्रण में आता है तो उसको पैन में परिवर्तित कर देते हैं। पैन से भी लोग मेडे में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों संकेत हैं और ये 2 शब्द के उच्चारण के बाद पूरा वातावरण अलर्ट के स्टेज में चला जाता है। तो ये है उसका मतलब।
एक होता है कि उड़ाते वक्त और ये थोड़ा मैं सा- आपको बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, कोई कहे कि रूडी जी इसको टेक्निकल शब्दों में मैं बोलना नहीं चाहता। एक होता है कि जब टेक ऑफ करता है, लोग कहते हैं कि उस समय भी स्थिति गंभीर हो सकती है, वो खतरा ज़्यादा होता है। एक समय जब लैंड कर रहा होता है जी, देखिए, हर विमान जब आसमान में जाता है तो एक एनवलप होता है, एक चिन्हित दायरा होता है। मेरे विमान का वजन कितना है, उसमें तेल कितना है, उसकी दूरी कितनी है, मेरी विमान में इंजन की ताकत कितनी है, हवाई अड्डे की लंबाई कितनी है, बाहर का तापमान क्या है, हवाई पट्टी पर बरसात का पानी है, बिना बरसात का पानी है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना तेल लेके जाना है और कितने दूर लेके जाना है, फिर एक कैलकुलेशन आता है जिसके हिसाब से विमान कितना दूर दौड़ेगा और फिर हम उसको फ्लैप्स के साथ उठाएंगे। जमीन से जब विमान आसमान में उड़ता है वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि सभी जो ताकत आपको जमीन पर बनाया था उसको आसमान में जब आप खींचते हैं तो सभी ताकतों को आप डाइल्यूट करते हुए उसके ऊपर के श्रेणी में जाते हैं, तभी विमान आसमान में उड़ता है। और जैसे जैसे आसमान में विमान उड़ता है वैसे वैसे उसकी गति भी बढ़ती है। तो सबसे कम गति जब विमान उड़ता है तो उस समय सबसे कम गति होती है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर विमान का कैलकुलेशंस होता है कि उसको विमान को आसमान में ले जाए तो वो सबसे कम गति होती है। लेकिन वो ऐसी क्रिटिकल गति होती है इसमें इंजन का पावर सबसे अधिक होता है, लिफ्ट सबसे ज़्यादा होता है और फिर आगे जाके जैसे आसमान में डेंसिटी कम होता है, हम कम ईंधन और कम ताकत के साथ विमान को लेके उड़ते हैं। उतरने वाला भी जो विमान है, हर विमान जो धरती पर वापस लौटता है उसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड क्रैश है। मतलब आके गिरेगा तो जरूर, लेकिन हमने नियंत्रित करते हुए उसको गिराया है, उतारा है, गिराया नहीं है, तो वो कंट्रोल्ड क्रैश है। तो विमान जब एक श्रेणी में जाएगा औसतन चक्का बाहर रहता है, चक्के से बहुत ड्रैग आता है, चक्के को अंदर ले जाना होता है। पॉजिटिव क्लाइम यानी कि आपका आसमान में उड़ने लगा, आप चक्के को अंदर करते हैं और एक गति प्राप्त करने के बाद आप डायना को सामान्य करते हैं और उसके बाद विमान जाता है। परंतु यहाँ एयर इंडिया में तो इस पूरे चीज का वक्त ही नहीं मिला। कुछ का कहना है रैट डिप्लॉय कर गया। रैट एक ऐसा यंत्र होता है जब आसमान में अगर 30-35 हजार फीट की ऊंचाई पर हो और आपका इंजन फेल कर जाए तो इस रैट के डिप्लॉयमेंट से आप हाइड्रोलिक्स जो विमान में आवश्यक है या इलेक्ट्रिकल को वापस प्राप्त कर सकते हैं और मोटे तौर से जहाज को बचाने की कोशिश हो सकती है और कहीं उतारने का भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अगर 50 फीट पर अगर रैट डिप्लॉय हो गया, जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी एक असंभव सी स्थिति है। दूसरा है कि पावर एकदम खत्म हो जाए। ये बिजली के बटन की तरह नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिए तो बिजली गायब हो गया। इंजन है वो रेंगता हुआ पूरी ताकत के साथ आसमान में प्रवेश किया था, रोटेट किया था, उसमें भी कुछ ताकत था, उसमें और ताकत जो होगा पूरी ताकत के साथ उड़ा था, वो भी खत्म हो जाए। तीसरा है तकनीकी रूप से जो विमान को लिफ्ट कराने में फ्लैप्स का रिट्रैक्शन, कोई कुछ लोगों का मानना है कि फ्लैप्स का रिट्रैक्शन हो गया, तो आपने उस एरोडायनेमिक को चेंज कर दिया। जो उड़ान भरने के लिए जो आप मानक इस्तेमाल करते हैं उसमें एक मानक आपने काट दिया, तो वह स्वाभाविक रूप से उस विमान की गति जो ऊपर जाने वाली है वो रुक जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, इसकी भी संभावना नहीं है, कभी नहीं होता है। तो इंजन फेलियर है, फेडेक फॉल्ट है, जो यंत्रों में कंप्यूटरों से वो नया चीज आने लगा है कि फेडेक फॉल्ट है, कुछ का मानना है ह्यूमन फेलियर है, और फिर बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। और प्रत्येक दिन हम लोग जब करते हैं तो ये देखते हैं, इंजन फेल कर जाए तो भी विमान आसमान में रहता है और वापस उतर जाता है। एक इंजन में अगर चक्का ऊपर नहीं गया अंदर, वो भी विमान वापस आसानी से लौट सकता है। तो ये सब सामान्य रूप से समाप्त करना पड़ेगा मुझे। आगे महेश। जब सबसे बड़ी चुनौती कब है, आप ये बताइए। उड़ाते वक्त जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं उस समय चुनौती ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है? सब जगह चुनौती है, लेकिन सब कुछ सामान्य है, सब सुरक्षित है। जांच के बाद ही हम बता रोडी जी, पाएंगे। आखिरी सवाल करेंगे आपसे। ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, क्या आपको लगता है कि उससे उसके जांच के पड़ताल के बाद, जांच पड़ताल के बाद ही कोई टिप्पणी
और जो भी टिप्पणी हम अभी तक सुन रहे हैं ये थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि हमारे पास पूरा, ना मेरे पास कोई कागज है, आप मुझसे जितनी बात है, ना मेरे पास कोई कैलकुलेशंस है, ना कोई जांच है, ना हम सब अनुमान